वैक्सीनेशन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ मेमोरी बी एंड टी सेल्स। वैक्सीनेशन की वजह से मेमोरी सेल्स जनरेट होती है। वैक्सीनेशन causes generation of memory B and T cells। मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल्स जो है वो जनरेट हो जाती हैं, जो उसको पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके रख सकती हैं। तो इस वजह से जो पैथोजन है उनसे आसानी से बचा जा सकता है। दूसरा, ये एंटीबॉडीज यानी कि सब्सिक्वेंट जब एक्सपोजर होता है इन्फेक्शन से, तो मेमोरी और बी और टी सेल्स की वजह से जो एंटीबॉडीज हैं और इम्यून सिस्टम वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और इफेक्टिवली जो भी टॉक्सिन है या जो भी पर्टिकुलर पैथोजन से उनको आसानी से ओवरकम कर सकता है। बाय द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी B and T cells, immune system rapidly overcome the pathogens or invaders on subsequent infection। यहां पे सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन पे इम्यून सिस्टम तेजी से उसको कंट्रोल कर देता है। अब इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें तो जो एंटीजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वैक्सीन दी गई है, उस वैक्सीन के अगेंस्ट बॉडी अपने एंटीबॉडीज खुद जनरेट कर रही है। तो जब वैक्सीन के अगेंस्ट बॉडी खुद एंटीबॉडीज जनरेट करती है और खुद ये प्रोसेस जो है ओवरकम करने के लिए पैथोजन को क्रिएट करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन when host body itself generate antibodies against antigens present in vaccine is called active immunization। जब बॉडी खुद एंटीबॉडी जनरेट करती है वैक्सीन के रेस्पॉन्स में, तब इस तरह की जो प्रोसेस इम्यूनाइजेशन की उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है इसमें बॉडी खुद पार्टिसिपेट करती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कुछ डेडली माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और उस केस में वो बॉडी जब तक एंटीबॉडीज जनरेट करेगी तब तक बॉडी को काफी सारा डैमेज कर सकते हैं, यहां तक कि होस्ट को किल भी कर सकते हैं। ऐसे केस में एक्टिव इम्यूनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतनी जल्दी उसको कोप अप नहीं कर सकता है। ऐसे केस में रेडीमेड एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन की जरूरत पड़ती है और इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो दैट इज अबाउट द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। Now, passive immunization. What is meant by passive immunization? When ready-made antibodies or antitoxins
or antitoxins are introduced in the host body to protect from deadly microbes is known as passive immunization. जहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एंटीटॉक्सिन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं होस्ट बॉडी के अंदर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेडली माइक्रोब्स इज नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि कहां पे इस तरह की कंडीशन की जरूरत पड़ती है। और सबसे पहले एंटीटॉक्सिन्स का मतलब क्या होता है। एंटीटॉक्सिन्स a preparation containing antibodies against toxins। जो टॉक्सिन माइक्रोब्स जनरेट करते हैं उस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होते हैं उन एंटीबॉडीज की प्रिपरेशन को बोला जाता है एंटीटॉक्सिन। तो एंटीटॉक्सिन जनरली एक एंटीबॉडी ही कंसीडर किया जा सकता है, यानी कि वो एंटीबॉडी जो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है उसको एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। तो कोई एंटीबॉडी या कोई एंटीटॉक्सिन जो बॉडी ऑफ होस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है डेडली माइक्रोब से बचाने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। फॉर एग्जांपल टेटनस। टेटनस एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होता है। और जो टेटनस के केस में ये बैक्टीरिया टॉक्सिक रिलीज करता है, उसकी वजह से काफी बड़ी प्रॉब्लम या ये कह सकते हैं डेथ भी हो जाती है। तो इस केस में एक्टिव इम्यूनाइजेशन रोल प्ले नहीं करता है। यहाँ पे जो टॉक्सिन ये रिलीज होता है इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टॉक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड किए जाते हैं। एंटीटॉक्सिन यानी कि एंटीबॉडीज, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको हम एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। जैसे जब भी कोई चोट लगती है तो टेटनस इंजेक्शन दिया जाता है, और जो टेटनस इंजेक्शन होता है एक्चुअल में वो एंटीटॉक्सिन्स है, एंटीबॉडीज हैं जो टेटनस टॉक्सिन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो इससे पहले कि टेटनस का जो वैक्सीन टॉक्सिन है वो ज्यादा स्प्रेड करे, उससे पहले बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर टॉक्सिन से बचाते हैं और टेटनस के अकरेंस को रोक देते हैं। तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का एक एग्जांपल है। सिमिलरली स्नेक बाइट, स्नेक बाइट जो होता है, स्नेक बाइट में जो वेनम होता है, जो पॉइजन होता है, उस पॉइजन वो जो पॉइजन है वो टॉक्सिन है। अब उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पे भी रेडीमेड एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट किए जाते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड, रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए जाते हैं जो स्नेक बाइट में जो वेनम होता है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहां पे जो एंटीबॉडीज हैं दे न्यूट्रलाइज द वेनम, वो वेनम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पर्टिकुलर होस्ट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर यहाँ पे स्नेक बाइट में वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज की बात करें तो स्नेक वेनम का थोड़ा सा पार्ट, जनरली जो अभी तक कन्वेंशनल मेथड है उसमें वेनम का थोड़ा सा पार्ट हॉर्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। हॉर्स के ब्लड में एंटीबॉडीज जनरेट हो जाते हैं, उन एंटीबॉडीज को सीरम की फॉर्म में जो हॉर्स है वहां से निकाल लिया जाता है और फिर उन एंटीबॉडीज को स्नेक वेनम के अगेंस्ट एज एंटीटॉक्सिन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे
जो वेनम है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो हमारी बॉडी भी बना सकती है, लेकिन जितना टाइम हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने में लेगी तब तक ये वेनम हमारी बॉडी के अंदर अनरिप्लेसेबल जो डैमेज है वो कर सकता है, अनरिपेयरेबल डैमेज कर देता है, डेथ कोज कर सकता है। इसलिए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज यहाँ पे जरूरी हो जाते हैं। तो टेटनस का केस हो या स्नेक बाइट का केस हो, दोनों के केस में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है। और ऐसे केस में जहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की जाती है उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। सो दैट इज अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो वैक्सीन है वो यूटिलाइज होती है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर भी और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी। अब जो वैक्सीन है उसके जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी has been playing an important role in large scale production of antigenic polypeptides in bacteria and yeast। बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स को डेवलप करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड का मतलब वो पॉलीपेप्टाइड जिसकी वजह से एंटीबॉडी जनरेट होते हैं उनको हम एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी is produced using yeast। जो यीस्ट है उसका यूज करके हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की गई है। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इससे जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने की वजह से इजी अवेलेबिलिटी हो जाती है, इजी अवेलेबिलिटी फॉर मास इम्यूनाइजेशन, मास इम्यूनाइजेशन मीन्स बहुत सारे लोगों को आसानी से इम्यूनाइज किया जा सकता है, आसानी से वैक्सीनेट किया जा सकता है इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से। सो दैट इज ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एलर्जीज। जो एलर्जी है और एलर्जीज है वो किस तरीके से होती है। कई बार जब हम किसी न्यू प्लेस पे एंटर करते हैं, न्यू प्लेस में एंट्री की वजह से वहां पे प्रेजेंट कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स है, एलर्जेंस है, उसकी वजह से स्नीजिंग या जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और जब उस जगह से निकल जाते हैं तो वो सारे सिम्टम्स डिसअपियर भी हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, कौन सी प्रोसेस है जो ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन के पीछे वर्क करती है, तो उस जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे इंसिडेंट होती है उसको हम बोलते हैं एलर्जी। तो एलर्जी का मतलब क्या होता है, एलर्जी मीन्स द exaggerated response or you can say inappropriate exaggerated or inappropriate response to specific antigens
of the body is called allergy. Inappropriate response to specific antigens of the body is called allergy. तो एलर्जी के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी का इनएक्सैगरेटेड और इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स है या इम्यून सिस्टम का जो इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स है पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं एलर्जी. सो इनएप्रोप्रिएट response of immune system. इम्यून सिस्टम का जो इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स है उसको हम बोलते हैं एलर्जी. अब जिन एंटीजेंस के अगेंस्ट एलर्जी क्रिएट होती है उनके लिए टर्म यूज की जाती है एलर्जेंस. दोज एंटीजेंस against which allergic reaction take place are known as allergens. जिनके अगेंस्ट एलर्जी होती है उनको एलर्जेंस बोलते हैं. एग्जाम्पल है एलर्जेंस के, फॉर एग्जाम्पल माइट्स इन सोयल. जो माइट्स है ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये स्किन के अंदर जो ऊपर वाली जो लेयर है उसके नीचे बरीड कर जाते हैं. बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अंदर जो माइट्स है ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं से ये स्किन के जो डेड पार्ट है उसके नीचे एंटर कर जाते हैं. सो माइट्स इन सोयल, पोलन्स और एनिमल डेंडर एटसेट्रा, ये एलर्जेंस के एग्जाम्पल है. पोलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर का मतलब होता है जो उनके स्किन के ऊपर जो हेयर्स डेवलप होते हैं. तो जो हेयर्स हैं या फर्स हैं या जो स्किन का जो पार्ट है जिसको हेयर बियर करते हैं, तो वो सारा पार्ट एलर्जिक रिएक्शन की वजह बनता है. और कुछ जगह पे तो जो फूड मटेरियल है उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है. तो यहाँ पे ये एलर्जेंस है. अब एलर्जिक रिएक्शंस में कौन से एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं? एंटीबॉडीज इन्वॉल्व, कौन से एंटीबॉडीज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? तो जो एंटीबॉडीज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो है आईजी जो एंटीबॉडीज हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर एलर्जिक रिएक्शन के अंदर. जो आईजीई एंटीबॉडीज हैं वो करते क्या है? जो मास्ट सेल्स होते हैं, हमारे केस में मास्ट सेल्स के ऊपर ये आईजीई ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वहां पे अटैच होते हैं. एलर्जन से रिएक्शन करने के बाद मीन्स अगर ये हमारे पास मास्ट सेल है, ये आईजीई प्रेजेंट है ऑलरेडी इसके ऊपर, जैसे कोई एलर्जन इनसे एप्रोप्रिएट यहां पे इनके साथ बाइंड करता है तो उसके बाइंड होने की वजह से जो मास्ट सेल्स हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं. व्हेन एलर्जेंस interact with IgE present on mast cells, when allergens interact with IgE present on mast cells release chemicals called histamines and serotonins. हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन्स ये केमिकल रिलीज करते हैं और इन केमिकल की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती है. तो जो भी इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है हमारा इम्यून सिस्टम का किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं एलर्जी. एलर्जी कोजिंग करने वाले जो एंटीजेंस है उनको एलर्जेंस बोला जाता है. एलर्जेंस में माइट्स इन सोयल है, पोलन्स है, एनिमल डेंडर्स है, ये सब इंक्लूड होते हैं. एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन ई इन्वॉल्व होता है.
जब जो एलर्जेंस हैं वो एंटीबॉडी ई से इंटरेक्ट करते हैं जो कि मास्ट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो जो मास्ट सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के बाद वो हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन्स इन केमिकल्स को रिलीज करती है। जो मास्ट सेल्स हैं वो हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन रिलीज करती है। हिस्टामिन कोजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं जिससे ज्यादा फ्लूइड पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन के अंदर रिलीज होता है। सेरोटोनिन कोजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो वेसल्स अब वहां से ब्लड लेके जाते हैं इस पर्टिकुलर टिश्यू पार्ट से, उनको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो जिससे लिक्विड आता ज्यादा है और रिलीज कम होता है, जिससे वो पार्ट स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के? दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्नीजिंग, काफी ज्यादा छींके आना, वाटरी आईज, आंखों से पानी आना, रनिंग नोज, काफी फ्लूइड डिस्चार्ज होना नोज से, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और सांस लेने में दिक्कत होना। ये कुछ सिम्टम्स है, कुछ मीन्स ये कह सकते हैं फ्यू सिम्टम्स है। इसके अलावा बॉडी रैशेज भी कुछ लोगों में डेवलप हो जाते हैं, बॉडी स्वेलिंग भी आ जाती है जिसको ओडेमा भी बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? क्योंकि हिस्टामिन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो एंटी हिस्टामिन का यूज किया जा सकता है, एड्रेनालिन हार्मोन का यूज किया जा सकता है या दूसरे स्टीरॉइड्स का यूज करके इस डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है। कंप्लीटली क्योर इसमें नहीं होता। अवॉइड द एलर्जेंस मेन वजह होती है, और ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसको किस वजह से एलर्जी है, उसको स्मॉल डोज ऑफ एलर्जेंस इंजेक्ट किए जाते हैं, एक्सपोज कराए जाते हैं और जो रिएक्शन है वो स्टडी की जाती है, तब पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन को किस चीज से एलर्जी है। इसके अलावा एस्थमा भी इसी तरीके का एक इनएप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स है बॉडी का, दैट इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। आपने पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ट्रैकिया फाइन ट्यूब्यूल्स के अंदर चेंज हो जाता है, जिनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो सांस लिया जाता है उसमें एक साउंड आती है जिसको विजिंग बोलते हैं, यानी कि जब ब्रीदिंग में साउंड आती है तो उसको विजिंग बोला जाता है। अब इसमें कोई एंटी हिस्टामिन हेल्प नहीं कर पाता, इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स हेल्प करते हैं जो स्प्रे के अंदर होते हैं या पाउडर फॉर्म में इंजेक्ट इनहेल किए जाते हैं। एलर्जी के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह लाइफस्टाइल और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन द अर्ली चाइल्डहुड इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज। जो मेट्रो सिटीज है वहां पे बच्चे को स्टार्टिंग से ही काफी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से एलर्जी के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द एलर्जिक रिएक्शंस।